हेलो। इस वीडियो में हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे। यह जानेंगे कि यह लड़ाई आखिर शुरू कैसे हुई, इस लड़ाई में क्या क्या हुआ और इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला। यह मैप सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के जस्ट पहले का है। इसमें कंट्रीज कौन कौन से देख लेते हैं। स्पेन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूएसएसआर जब रशिया का नया नाम था, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया, ये स्विट्जरलैंड, और जो सबसे मेन कंट्रीज थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो थी जर्मनी और इटली। जर्मनी और इटली के साथ साथ एशिया का जापान भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चालू हुआ था, ये होने के पीछे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक बहुत बड़ा रीज़न था। हुआ ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। एक तो इसकी इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद कर दी गई और ऊपर से इसके जितने सारे उपनिवेश थे उसको छीन लिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को अपने कुछ एरिया से भी हाथ धोना पड़ गया और जो एरिया जर्मनी का गया उसी एरिया से पोलैंड एक नया कंट्री बना। हालांकि पोलैंड में यूएसएसआर मतलब रशिया का भी पार्ट था। इन सब वजहों से जर्मनी के लोगों में काफ़ी ज़्यादा असंतोष फैल गया और फिर जर्मनी के लोगों ने अपना सम्मान वापस पाने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करना जरूरी समझा। इसी असंतोष के बीच जर्मनी में एक नए लीडर का उदय हुआ, हिटलर, और हिटलर ने राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा बढ़ाया। हिटलर ने पूरी जर्मनी में लोकतंत्र का पूरी तरह सफाया कर दिया और पूरी कंट्री वह अपने अनुरूप चलाने लगा और उसका पर्पज सिर्फ एक था कि जर्मनी की ताकत का प्रदर्शन करना, और इसके लिए वह चाहता था कि जर्मनी अब दूसरे कंट्रीज की, यूरोप के जो दूसरे कंट्री है उस पर कैप्चर करे। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था 1933 में। अब देखते हैं कि इटली क्यों फेमस हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसका एंड हुआ था 1918 से 1918 में, उस समय इटली, फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ लड़े थे सेंट्रल पावर के खिलाफ, मतलब जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ, और इस लड़ाई में ये ब्रिटेन, फ्रांस और इटली को जीत मिली थी। तो इस जीत के कारण इटली को कुछ एरिया भी मिला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मिली जीत के कारण इटली के लोगों को भी लगने लगा कि उनमें कुछ तो बात है, और वे फिर अपने पुराने दिनों को याद किए कि जब रोमन साम्राज्य पूरे यूरोप में फैला हुआ था और उस समय रोमन साम्राज्य का सेंटर इटली में ही था। तो फिर वहाँ के लोगों को लगने लगा कि ज़रूर उनमें कोई बात है और वे फिर से अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी तेज हो गई और इन सब लोगों का लीडर बना मुसोलिनी। मुसोलिनी इटली का हेड बना था 1922 में, मतलब हिटलर के जर्मनी के चांसलर बनने के काफ़ी पहले। लेकिन ज़्यादा नाम किसका हुआ था? हिटलर का। मुसोलिनी भी हिटलर की तरह ही था। उसने यहाँ पर जैसे ही अपना शासन प्रारंभ किया, डेमोक्रेसी का पूरी तरह अंत कर दिया और पूरा का पूरा शासन अपने इशारों पे चलाने लगा। ये जो शासन का तरीका था जो इटली में और जर्मनी में चल रहा था, हिटलर के द्वारा जर्मनी में और मुसोलिनी के द्वारा इटली में, उस पद्धति को कहते हैं फासिज्म, और ये फासिस्ट सिस्टम था। मतलब इसमें पूरा का पूरा पावर जो है एक आदमी के हाथ में था। कोई उसको काउंटर नहीं कर सकता था, कोई उससे सवाल नहीं पूछ सकता था। हिटलर जो चाहे वो करा सकता था। किसी को मरवाना है तो मरवा सकता था, किसी को जेल में डालना है तो डाल सकता था, अगर स्कूल की किताब में अपना फोटो छपवाना है तो छपवा सकता था। हिटलर और मुसोलिनी का भाषण काफ़ी दमदार हुआ करता था और उनके भाषणों की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी बड़ी संख्या में उत्साहित होते थे दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए। इधर एशिया में भी जापान अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना चाह रहा था। जापान के लोगों को लगता था कि वे सब इस रीजन के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों से ज़्यादा सुपीरियर है और ये लोग चाहें तो किसी भी कंट्री को अपने अंडर ला सकते हैं। जापान चाइना को पूरी तरह जीतना चाह रहा था। तो 1931 में जापान ने चाइना के मंचूरिया पर अटैक किया यहाँ पर और इस रीजन को अपने अंडर कर लिया और जापान धीरे धीरे
वह चाइना के अंदर आना चाह रहा था। और चाइना इतना बड़ा साइज होने के बाद भी जापान का रेसिस्टेंस इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि चाइना गृह युद्ध में फंसा पड़ा था। यहाँ पर यहीं के दो पार्टी आपस में लड़ाई कर रहे थे, एक कम्युनिस्ट और एक नेशनलिस्ट, ये दोनों फाइट कर रहे थे। और इस लड़ाई ने चाइना को कमज़ोर करके रखा होता और इसी कमज़ोरी का लाभ उठाकर जापान चाइना में धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाने लगा। 1933 में जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो उसने एक मजबूत सेना बनाने के लिए काफ़ी सारे लोगों को रिक्रूट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर यह पाबंदी लगा दी गई थी कि वह अपनी सेना नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी हिटलर ने अपनी सेना बढ़ाई और उस प्रतिबंध का पूरी तरह उल्लंघन किया। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उससे कुछ साल पहले इटली अफ्रीका के एक कंट्री इथियोपिया पर अपना कब्जा जमा लिया, क्योंकि इटली चाह ही रहा था कि वह अपनी साम्राज्यवादी ताकत थोड़ी बढ़ाए। तो इस बात का विरोध फ्रांस और ब्रिटेन को करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस को जर्मनी से ज़्यादा खतरा लग रहा था और इसे लग रहा था कि अगर जर्मनी के साथ फाइट करना पड़े तो उस समय इटली इनका साथ दे सकता है, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दिया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली की सिर्फ निंदा करके अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जर्मनी ने इटली के इथियोपिया कैप्चर को सही ठहराया और उनकी प्रशंसा भी की, इस उम्मीद में कि अगर कल को अगर जर्मनी भी ऐसा कुछ करता है तो इटली उनका साथ दे। 1935 में ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ समझौता किया जिसमें जर्मनी के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध, उसके नेवी के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसमें थोड़ी ढील दी गई। यह सोचकर समझौता किया ताकि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच दुश्मनी थोड़ी कम हो सके, लेकिन इस समझौते का कोई मतलब नहीं था। जर्मनी चाहे समझौता करे ना करे वो अपनी ताकत बढ़ाने ही वाला था और वो दूसरी कंट्री पे अटैक करने ही वाला था। तो ब्रिटेन और फ्रांस पहले ही समझौता कर चुका था कि अगर कोई अटैक करता है तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। इटली ने जिस तरह इथियोपिया पर अपना कब्जा जमाया था उसी तरह जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर भी अपना कब्जा जमा लिया 1938 में। तो ये एक्सेशन होता जा रहा था। लीग ऑफ नेशन फेल हो चुका था। ये बनाया गया था लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि इस तरह के एक्सेशन को रोका जा सके, लेकिन ये पूरी तरह फेल हो गया। उधर चाइना में भी जापान उसके एरिया को कंट्रोल करते जा रहा था, उसके एरिया पर कैप्चर करते जा रहा था। वहाँ भी लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर जर्मनी की नज़र अब चेकोस्लोवाकिया पर थी। यह चेकोस्लोवाकिया को भी अपने कैप्चर में करना चाह रहा था, तो इधर अपनी सेना भेजी। तो सारे लोगों ने फिर हिटलर के साथ एक समझौता किया कि आप चेकोस्लोवाकिया का कुछ ही एरिया लीजिए और फिर शांति कायम रखिए, मतलब इतना सा एरिया लेके बाकी आगे नहीं बढ़े। तो ऐसा एग्रीमेंट किया, लेकिन हिटलर ने सारे एग्रीमेंट को तोड़ते हुए धीरे धीरे पूरा ही चेकोस्लोवाकिया अपने कब्जे में कर लिया। इधर जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर अपना कैप्चर किया, इटली ने अल्बानिया पर अपना कैप्चर कर लिया। तो अब फ्रांस और ब्रिटेन ये समझ चुका था कि इसे रोकना अब मुश्किल है, तो फिर इसने अब सीधा सीधा युद्ध करने का फैसला कर लिया। और युद्ध कैसे करेंगे? अगर जर्मनी या इटली, अगर जर्मनी पोलैंड पर अटैक करता है या फिर इटली यहाँ ग्रीस पर अटैक करता है तो इस दोनों के खिलाफ अटैक होगा। तो इस बात का उसने गारंटी दिया। अब जर्मनी और इटली के बीच में गठबंधन पूरी तरह फॉर्मल हो गया था और ये गठबंधन का नाम दिया गया एक्सिस, क्योंकि इसे आप देखेंगे तो ये एक्सिस एक एक्सिस से माना गया और इसके चारों बगल पूरी दुनिया घूमने वाली ऐसा कहा जाता था। एक्सिस पावर को हराने के लिए ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने गठबंधन किया जिसे कहा गया एलाइड फोर्स। ये ग्रेट ब्रिटेन ये अकेला नहीं था एलाइड फोर्स में, ब्रिटेन के साथ इसके कॉमनवेल्थ के कंट्रीज भी थे जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पर तो ब्रिटेन राज कर ही रहा था। तो वहाँ के जितने भी सैनिक थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम कर रहे थे वे सबको वो ग्रेट ब्रिटेन यूज़ कर सकता था यहाँ पर फाइट के लिए। तो इंडिया से बहुत बड़े पैमाने पर इंडियन लोग आए थे ब्रिटेन की मदद करने के लिए।
अब जो सिचुएशन बन गया था वह लगभग वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन की तरह थी, लेकिन इस बार थोड़ा अंतर था। इस बार इटली जर्मनी के साथ था, ना कि फ्रांस और ब्रिटेन के साथ। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि इस बार ये रशिया सीधा सीधा फाइट जर्मनी के साथ फ़िलहाल जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो रहा था उस समय तो नहीं कर रहा था, बल्कि ये इसके साथ कोऑपरेट कर रहा था। दोनों के बीच पहले ही एक एग्रीमेंट हो चुका था। रशिया और जर्मनी के बीच एग्रीमेंट यह हुआ था कि जब जर्मनी पोलैंड को हराएगा तो फिर पोलैंड के 2 हिस्से किए जाएंगे। आधे हिस्से पर जर्मनी राज करेगा और पोलैंड का आधे हिस्से पर रशिया राज करेगी। तो ये रशिया को भी ये एग्रीमेंट पसंद आया क्योंकि उसे बैठे बिठाए कंट्रीज मिलने वाले थे। फिर 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। तो जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया तो ये एलाइड फोर्सेस को भी एक्सिस फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ गया, क्योंकि इसने पहले ही गारंटी देके रखी हुई थी कि अगर पोलैंड पर ये अटैक करता है तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। अटैक होने के कुछ ही दिनों बाद पोलैंड सचमुच में 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। आधे भाग पर जर्मनी कैप्चर कर लेता है और आधे भाग पर ये रशिया कैप्चर कर लेता है। अब देखते हैं कि टाइम के साथ साथ एक्सिस पावर का ग्रोथ कैसे होता है, फिर उसका डिक्लाइन कैसे होता है। तो यहाँ पर युद्ध स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 और ये 1940 का साल है। तो इस साल एक्सिस फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। 1940 को जो जर्मनी को जो सबसे बड़ी सफलता मिली वह यह थी कि जर्मनी और इटली ने मिलकर फ्रांस को हरा दिया और फ्रांस को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। फ्रांस के कुछ हिस्सों को जर्मनी ने अपने अंडर ले लिया और कुछ हिस्से को इटली ने अपने अंडर ले लिया। जर्मनी फ्रांस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कैप्चर करना चाहता था, लेकिन उस बार वह सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जर्मनी सक्सेसफुल रहा। रशिया भी अभी तक एक्सिस फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ा था, क्योंकि अभी भी रशिया को कुछ कुछ एरिया मिल रहा था, जैसे ये सब एरिया अभी रशिया को मिला 1940 में। 1940 में जापान की मुश्किल बढ़ गई थी, क्योंकि अब चाइना में ये जो दोनों पार्टियां आपस में फाइट कर रही थी, उन दोनों ने अपनी लड़ाइयाँ भूलकर अब जापान से लड़ाई करने लगे और जापान पर अमेरिका ने तेल का प्रतिबंध भी लगा दिया। तो इसे ऑयल मिलना भी अब मुश्किल हो गया, जिसके कारण जापान की मुश्किलें बढ़ती गई। 1941 का साल एक्सिस के लिए टेढ़ा मेढ़ा था, क्योंकि जर्मनी ने भी कुछ गलतियां की थी और जापान ने भी कुछ गलतियां की थी। तो देखते हैं उन्होंने क्या गलतियां की थी जिसके कारण आगे चल के उन्हें मुसीबत उठानी पड़ी। 1941 में देखते हैं ये एक्सिस ने क्या गलतियां की। सबसे पहले तो एक्सिस अपने पावर के अनुरूप धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा था। रोमानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, ये सब एरिया अब इसके अंडर आ चुका था, एक्सिस के अंडर। इसी तरह क्योंकि रशिया भी इससे अभी तक दोस्त बना हुआ था, इसने भी अपना एरिया इधर बढ़ाया, फिनलैंड के पास इसने बढ़ाया। लेकिन अब एक्सिस वाले ये पूरा एरिया ख़त्म होने के बाद अब क्या किया कि ये सीधा सीधा रशिया पर अटैक करने चालू कर दिया। तो रशिया पे अटैक करने का मतलब था अब रशिया ये एक्सिस के खिलाफ लड़ेगा। तो इस तरह से 1941 में अब रशिया भी ब्रिटेन के साथ मिलकर एक्सिस के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में आ गया। तो इस तरह से एलाइड फोर्सेस को एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है रशिया की सेना के द्वारा। रशिया की सेना बहुत बड़ी सेना थी, अब जर्मनी को मुसीबत होने वाली थी। 1941 में जापान की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब चाइना में तो उसे सफलता मिली नहीं, तो अब उसके लिए बढ़ने का एक ही जगह था, साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि यूएसएसआर मतलब रशिया के साथ उसका एक समझौता हो चुका था, तो उधर अटैक करेगा नहीं। तो साउथ ईस्ट एशिया में अपना प्रभाव बनाने के लिए सबसे पहले जापान को अमेरिका का प्रभाव इस एरिया से ख़त्म करना था। तो यहीं पर अमेरिका नौसेना
यहाँ पर काफ़ी जगह पे रहती थी, जिसमें से एक जगह था पर्ल हार्बर। तो जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया 1941 में। तो इस अटैक के बाद अब यूएसए भी एलाइड फोर्सेस में शामिल हो गया और उसने जापान के खिलाफ लड़ाई करने की ठानी। 1942 संघर्षों भरा साल था। इसमें एक्सिस की जितनी सारे कंट्री थे सभी को काफ़ी ज़्यादा फाइट करने पड़े, और एलाइड फोर्सेस में अब यूएसए भी आ गया था और रशिया भी आ गया था, जिसके कारण एक्सिस के जो कंट्रीज़ थे उनको काफ़ी ज़्यादा चुनौती मिल रही थी। तो इसकी वजह से वह उनका जो विजय रथ था वो अब रुक चुका था, अब वह ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन 1942 में ज़्यादा घटा भी नहीं। 1943 में एक्सिस अब डिक्लाइनिंग मोड में आ गया, मतलब अब समय के साथ साथ उसकी ताकत कमज़ोर पड़ने लगी। 1943 में एक्सिस का जो फोर्स था जो यूएसएसआर के अंदर घुस गया था, अब धीरे धीरे रशिया से वो बाहर होना चालू हुआ। उसको रशिया की फोर्स ने भगाना चालू किया। तो कई एरिया पर अब धीरे धीरे एक्सिस का प्रभाव समाप्त होने लगा। 1943 में एक्सिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इटली, जो एक्सिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश था, उस पर रशियन ने अटैक कर लिया। रशियन और एलाइड फोर्सेस ने अटैक कर लिया और काफ़ी बड़े एरिया से यहाँ पर ये जो मुसोलिनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया, और मुसोलिनी को उसने गिरफ्तार भी कर लिया। एक साल बाद 1944 में एलाइड फोर्सेस को और भी बड़ी सफलता मिलती है, जब फ्रांस से ये एक्सिस का जो यहाँ पर कब्जा किया हुआ था एक्सिस ने उसको हटाया और फ्रांस को वापस से मुक्त किया। 1944 के लास्ट तक आते आते एक्सिस पूरी तरह कमज़ोर पड़ चुकी थी। अब काफ़ी एरिया से वह जा चुका था, अब कुछ ही एरिया में एक्सिस बचा हुआ था। 1944 के लास्ट में अब तो रशियन सेना जर्मनी के अंदर पहुंच गई और बर्लिन पर भी अटैक करना चालू कर दिया। 1945 में मुसोलिनी मारा गया और हिटलर ने आत्महत्या कर ली, और उसके आत्महत्या करने के कुछ ही समय बाद अप्रैल 1945 में जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया एलाइड फोर्सेस को। तो इस तरह से यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है, लेकिन एशिया में अभी भी वर्ल्ड वॉर चालू था। 1945 तक जापान युद्ध में डटा रहा। उसे कई जगह हार भी मिली, लेकिन फिर भी वह मैदान से पीछे नहीं हटा। उसने इंडिया के आसाम तक फाइट जारी रखा। लास्ट में जापान पर अमेरिका ने एटॉमिक बम से हमला किया। 2 सिटी को एटॉमिक बम से उड़ाया जापान के, तब जाके जापान ने सरेंडर किया। तो इस तरह से फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है। एक्सिस की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है 1944 में, और 1945 में इसका एंड होता है, एक्सिस पावर का एंड होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और रशिया एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरती है, और फिर यूएन बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन, लीग ऑफ नेशन की जगह पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 25 लाख इंडियन पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें लगभग 87,000 मारे गए, और टोटल वर्ल्ड वाइड जो कैजुअलिटीज़ थी वो लगभग 6 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली थी। तो इस लड़ाई में लगभग इतने लोग मारे गए। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।